वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को उतरे। सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए वोट अपील की। चंपावत विधानसभा उपचुनाव पुष्कर सिंह धामी के भाग्य का फैसला करेगा। 31 मई को विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और इसके लिए चुनाव प्रचार अभियान रविवार को खत्म होगा। और इससे पहले चुनावी मैदान में उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने माहौल बनाने का प्रयास किया। शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने लंबा रोड शो किया और इस दौरान टनकपुर इलाके में भाजपा समर्थकों का जोश देखते ही बन रहा था। सड़कों पर समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और इस रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद रहे। चंपावत में 31 मई के चुनाव को लेकर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। भाजपा अपनी तैयारियों को धार दे रही है, वहीं कांग्रेस की ओर से भी कड़ी टक्कर की रणनीति तैयार की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को करीब 11 बजे टनकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित हेलीपैड पर उतरे। वहां से रोड शो करते हुए गांधी मैदान स्थित रैली स्थल पर पहुंचे और रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और धामी कैबिनेट के कई सदस्यों की मौजूदगी रही। इसके बाद सीएम योगी ने जनसभा को भी संबोधित किया। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। एक 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन की विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, मैं अभिनंदन करूंगा श्री कैलाश गहतोड़ी जी का, जिन्होंने विकास के लिए स्वतः आगे आकर के श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित किया और उन्होंने कहा कि मैं चंपावत से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहां से आइए, उपचुनाव लड़िए और आपके साथ ही विकास की एक नई धारा चंपावत के अंदर बहेगी। और आज भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आपके बीच में टनकपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और बगल में ही आदरणीय महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का स्थान भी है और उनका चंपावत क्षेत्र का संबंध सतयुग से है। उनकी जगाई धुनी आज भी हम सभी लोगों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित कर रही है। भाइयों बहनों, मैं अभिभूत हूं आज महाराज जी के यहाँ आगमन पर। आप जब पिछले दिनों 3 दिन के प्रवास पर उत्तराखंड आए थे तो होता क्या है कि अक्सर हम लोग निवेदन करते हैं कि आप एक दिन यहाँ आ जाइए और हर कोई चाहता है कि योगी जी उनके क्षेत्र में पहुंचे। मैं भी प्रत्याशी हूँ, मेरे मन में भी इच्छा थी, लेकिन मैं चूंकि वो अंतर्यामी भी है, उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा कि मैं एक दिन गोरखनाथ जी के वहां आना चाहता हूँ, एक दिन मैं चंपावत आना चाहता हूँ। और मैं बताऊँ, आप तो चुनाव के लिए आए हैं, अगली बार वो बनबसा और महायोगी गोरखनाथ जी की भूमि पर भी उन्होंने आने का वायदा किया है। और धामी सरकार ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया है और ये कमेटी विभिन्न प्रासंगिक कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करेगी, यानी कि ड्राफ्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अपर सचिव गृह रिधिम अग्रवाल ने कमेटी के गठन को लेकर आदेश जारी कर दिया।
पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है और इसके अलावा रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को बतौर सदस्य कमेटी में जगह दी गई है। यह कमेटी उत्तराखंड में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंप देगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का संकल्प लिया था। अपने वादे के अनुरूप कमेटी का गठन किया गया है और देवभूमि की संस्कृति संरक्षित करते हुए सभी धार्मिक समुदायों को एक रूपता प्रदान करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाए हैं और इससे देवभूमि की संस्कृति पर भविष्य में कोई आंच नहीं आएगी। उत्तराखंड के अंदर धर्म और संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र भी है, तो यहाँ की संस्कृति का भी बचाव होना चाहिए। यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर सब प्रकार से सब लोगों के लिए, जो भी उत्तराखंड के अंदर रहेगा उसके लिए एक समान कानून होना चाहिए। तो भाइयों बहनों, हमने इसकी शुरुआत कर दी है। नई सरकार के गठन होते ही हमने फैसला ले लिया है, हमने निर्णय कर दिया है कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करेंगे और इसको लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद पहला राज्य होगा। 1962 में वहां लागू हुआ था, उसके बाद से यहाँ लागू होगा और इसके लिए हमने और सूबे के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज अल्मोड़ा दौरे पर हैं। मंत्री धन सिंह रावत ने चितई मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के बेस अस्पताल का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए सरकार कोशिशों में जुटी हुई है। मंत्री ने कहा कि गंभीर मरीजों को छोड़कर अन्य किसी भी मरीज को रेफर ना किया जाए। इसके निर्देश अस्पताल प्रशासन को प्रबंधन को दिए गए हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी पर मंत्री ने कहा कि जल्द ही फैकल्टी की कमी को पूरा किया जाएगा और इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 340 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और मंत्री धन सिंह रावत का अल्मोड़ा का दौरा रहा और तमाम बातें अपने दौरे के दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने कही है। सरकार का प्रयास ये है कि कोई भी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर कोई बीमार होता है तो उसको रेफर न किया जाए। दवाइयाँ सरकार से फ्री दी जा रही हैं, 207 जांचें फ्री की जा रही हैं। डॉक्टर्स की कमी सरकार के द्वारा पूरी की गई है और बड़ी खुशी की बात यह है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज अब शुरू हो गया है। यहाँ पे फैकल्टी की थोड़ा जो कमी है वो भी अब पूरी कर दी जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसरों के लगभग 340 पद हमने विज्ञापन कर दिए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि जुलाई तक असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे चारों मेडिकल कॉलेजों को मिल जाएंगे और सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति जो है अल्मोड़ा में करने जा रहे हैं ताकि अल्मोड़ा कॉलेज हमारा अच्छा हो। और वे उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अपने केरल प्रवासीय दौरे के दौरान तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष का बुके भेंट कर स्वागत किया। वहीं राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच केरल और उत्तराखंड राज्य में पर्यटन गतिविधियों और विकास योजनाओं से संबंधित कई विषयों पर चर्चा हुई। वहीं राज्यपाल ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर ऋतु खंडूरी भूषण को शुभकामनाएं दी और उनसे सदन संचालन के अनुभव और उत्तराखंड विधानसभा की संसदीय कार्यवाही के बारे में भी जानकारी ली। राजीव गांधी आवासीय नवोदय विद्यालय को राजकीय इंटर कॉलेज में विलय करने के बाद इसमें पढ़ने वाले छात्रों ने तहसील परिसर में अपनी कक्षाएं शुरू कर विरोध दर्ज किया है। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र दूर दराज के गांव से पढ़ने वाले छात्र हैं, जिसमें कई गरीब परिवार के बच्चे भी शामिल हैं। छात्रों का कहना है कि राजीव नवोदय विद्यालय को इंटर कॉलेज में विलय करने के बाद उनके अध्ययन में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि राजीव नवोदय विद्यालय इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय है, जबकि इंटर कॉलेज में हिंदी में कक्षाएं संचालित होती हैं।
और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। रामनगर में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कुमाऊं के सभी आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। वहीं उन्होंने किसी भी मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को सही से कार्य करने की हिदायत भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले महीने में ही 10 लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजा जा चुका है और इसीलिए सभी अधिकारियों को सही से काम करने के निर्देश दिए हैं। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मैंने एक परिचयात्मक मीटिंग की जिसमें मैंने अपनी सभी प्राथमिकताएं बताई हैं कि किस तरह वन विभाग को पब्लिक फ्रेंडली बनाना है, क्योंकि हम सभी लोग जनता के लिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को तत्काल ट्रांसफर किया जाएगा। जंगल भी बचे और जनता की आजीविका से भी विभाग जुड़े, इसको लेकर काम करने की आवश्यकता है और पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने की उनसे बातें हुई। और साथ ही साथ जो मैंने आपसे कहा, मेरा फोकस ये है कि हम विभाग को जन सहभागिता के साथ चलाकर वन और पर्यावरण दोनों को बचाना चाहते हैं। ये प्राथमिकता है जो अधिकारियों को बताएंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। और खटीमा के चकरपुर निवासी 28 वर्षीय सूरज कापड़ी की जहां 21 मई को नशा मुक्ति केंद्र में संदिग्ध मौत हो गई थी, वहीं सूरज के शव पर मारपीट के गंभीर निशानों को देखकर सूरज के परिजनों ने उस वक्त सूरज की नशा मुक्ति केंद्र में हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। अब इस पूरे मामले में सूरज के पिता ने सितारगंज कोतवाली पहुंचकर नशा मुक्ति केंद्र संचालक के खिलाफ उनके बेटे की हत्या की पुलिस को तहरीर सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सूरज के पिता ने कहा कि 15 मई को उन्होंने अपने बेटे को सितारगंज के न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, लेकिन 21 मई को उन्हें नशा मुक्ति केंद्र से फोन आया कि उनके बेटे की तबीयत खराब है। सितारगंज में सही हॉस्पिटल न होने के चलते वो उसे पीलीभीत हॉस्पिटल लेकर आए। वो जब अपनी पत्नी को लेकर तुरंत चकरपुर से पीलीभीत को निकले तो उनके पास फिर से नशा मुक्ति केंद्र संचालक का फोन आया कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। जब उनके घर सूरज का शव पहुंचा तो उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। साथ ही साथ उसका हाथ और उसका पैर भी टूटा हुआ था। पुलिस का ये भी कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र न्यू लाइफ संचालक इस घटना के बाद से ही सेंटर में ताला लगाकर गायब है। वहीं अब वो चाहते हैं कि उनके इकलौते बेटे और 4 बहनों के इकलौते भाई को जिन दरिंदों ने बेरहमी से पीटा है, मारा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें आपकी पीएम रिपोर्ट आने दीजिए, तब उसके बाद हम आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। और जैसे ही हमारी कल पीएम रिपोर्ट आई है और आज हम अपनी पीएम रिपोर्ट को लेकर के कोतवाली सितारगंज आए हैं, तो अभी ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे कि इसमें कॉज ऑफ डेथ आपकी क्लियर नहीं मेंशन है। ज़रूर इतना स्वाभाविक है कि इसमें मारपीट की गई है उसके साथ और उसको मारा पिटा गया है बेरहमी से। और इसके बाद ये अभी इन्होंने हमें इस तरीके से अभी थोड़ा सा आगे के लिए और डेट बढ़ा दी है कि ये कह रहे हैं कि अभी जैसे आपका दूसरा रिपोर्ट आने दीजिए, उसी के बाद हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। जिला स्तर से अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं ड्रग इंस्पेक्टर एवं स्थानीय जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में दो नशा मुक्ति केंद्रों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। एक केंद्र में जो आपका जीवन दान नशा मुक्ति केंद्र है वो सीज किया गया स्वास्थ्य विभाग और संयुक्त रूप से टीम द्वारा। जो दूसरा नशा मुक्ति केंद्र था उस पर उनको समय भी दिया गया है और उनकी जो दवाइयाँ इत्यादि है वो ड्रग इंस्पेक्टर इनके द्वारा सीलिंग की कार्रवाई करते हुए उनको 1 सप्ताह का उनके द्वारा समय दिया गया। राजधानी देहरादून में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और इस दौरान निगम की टीम और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हो गई, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से काम करते हुए सड़क किनारे से अतिक्रमण को हटा दिया और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया। निगम की टीम ने इस दौरान कुछ दुकानदारों के चालान भी किए। आपको बताएं कि राजधानी देहरादून का फुटपाथ राहगीरों के आने जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन फुटपाथ पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं नगर निगम के निरीक्षक नेपाल सिंह ने बताया है कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
का आज जो चला गया है नगर निगम और पुलिस प्रशासन के साथ में, हमने तहसील से और आईसीबीटी तक जो भी फुटपाथ पर ठेली, बोर्ड आदि जो भी हमें सामान मिला वो जब्त किया गया और करीब 66,000 रुपये के हमने चालान भी किए और पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के हमने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। उसके बाद हमने आपका नेहरू कॉलोनी में भी चलाया, नेहरू कॉलोनी से भी काफ़ी सामान जब्त किया गया और कुछ चालान किए। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, जिसको लेकर आज ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के सभागार में पुलिस बल के साथ डीएम और एसएसपी की तरफ से ब्रीफिंग भी की गई, जिसमें हरिद्वार में होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान के लिए यातायात और भीड़ नियंत्रण करने को लेकर डीएम और एसपी ने पुलिस बल को स्नान को लेकर ब्रीफ भी किया। वहीं पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिसमें जिला प्रशासन का कहना है कि भारी संख्या में लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करने पहुंचेंगे। और इसी क्रम में डीएम विनय शंकर पांडे ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए मौलिक आवश्यकताएं दुरुस्त कर ली गई हैं। मेला सकुशल एवं शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से संपन्न हो, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम लोगों ने इस बार जो आमतौर पर पूछा पाया केंद्र में जो लोग भटक जाते थे वो केवल सीसीआर में था, उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं 3 अन्य स्थानों पर, रूड़ी बेलवाला, पंद्वीप और बैरागी कैंप में भी इसका एक बना रहे हैं हेल्प डेस्क। वो एक तरीके से लोगों के लिए इंक्वायरी ऑफिस का भी काम करेगा। यदि किसी श्रद्धालु को कोई आवश्यकता महसूस होती है तो वहाँ पूछताछ भी कर सकता है। सभी पार्किंग में हमारे टॉयलेट्स की पर्याप्त व्यवस्था, जो हमारे मोबाइल टॉयलेट है वो भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर की भी व्यवस्था की जा रही है। और एक विस्तृत ट्रैफिक प्लान बनाया गया है जिसको कि हमने जारी भी किया है। जो मोटा मोटा उसका अगर हम सिद्धांत माने तो यह है कि जिन लोगों को स्नान के लिए नहीं आना है या जिनको अन्य स्थानों पर जाना है उनको शहर के अंदर प्रवेश अनावश्यक ना करें वो, या जो हाईवे है उससे निकल जाए। फोर्स कहाँ से आया सर नाहन को लेकर? यहाँ पर हमारा अन्य जनपदों से, कुमाऊं से और गढ़वाल के अन्य जनपदों से भी हमारे पास पुलिस फोर्स मिला है। सर कब से लागू होगा सर ट्रैफिक प्लान? हमारा जो ट्रैफिक प्लान है वो कल से हमारा लागू हो जाएगा। आज हमारा फोर्स डिप्लॉय हो जाएगा और कल से जैसे ही हमारे भीड़ बढ़ती है हमारा ट्रैफिक प्लान लागू हो जाएगा। पूरे मेला क्षेत्र में कितना फोर्स तैनात किया गया? करीब 700 से अधिक पुलिस कर्मचारी और 6 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। सर जैसे कोरोना के बाद 2 साल बाद ये नाहन पड़ रहा है, कितना अनुमान लग रहा है, कहाँ पे आती है? बाकी स्टेट से भी कोई बात हुई है सर? हाँ, हमारा अनुमान यह है कि इसमें करीब 50 लाख के आसपास या इससे अधिक यात्री आने की संभावना है। और विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ तक कि गुजरात से भी हमको सूचनाएं मिली हैं कि वहाँ से भी लोग इसके लिए आ रहे हैं। सोनप्रयाग से 9040 तीर्थ यात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो गया है। शुक्रवार को 8766 पुरुष, 5741 महिलाएं, 231 नौनिहाल समेत 14738 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। वहीं अभी तक सिर्फ 5 विदेशी सैलानी केदारनाथ पहुंचे। अभी तक 3,67,274 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। ऊखीमठ में 8530 फीट की ऊंचाई पर विराजमान देव देनापति भगवान कार्तिक स्वामी के तीर्थ में आगामी 5 जून से 15 जून तक होने वाले महायज्ञ और शिव महापुराण की तैयारियां जोरों पर हैं। 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण महायज्ञ स्थगित होने के कारण इस साल स्थानीय जनता में महायज्ञ के आयोजन को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। साल 1942 से चली आ रही यह परंपरा के मुताबिक कार्तिक स्वामी तीर्थ में हर साल जून में महायज्ञ और पुराण वाचन का आयोजन किया जाता है। उत्तर भारत में भगवान कार्तिक स्वामी निर्माण रूप में पूजे जाते हैं और 365 गांव के कुल देवता, इष्ट देवता और भूमियाल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। 11 दिवसीय महायज्ञ और शिव महापुराण कथा में 14 जून को बीहड़ चट्टानों के मध्य से भव्य जल कलश यात्रा निकाली जाएगी और 15 जून को पूर्णाहुति के साथ महायज्ञ का समापन होगा। और पहाड़ की लाइफलाइन कहे जाने वाले अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पिछले आपदा के समय जगह जगह क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों के आवागमन के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है, जिसके चलते पर्यटन व्यवसाय को भी काफी नुकसान हो रहा है। नैनीताल जनपद के खैरना से लेक क्वारब तक का ये सड़क 2 लाइन सड़क मार्ग का निर्माण कार्य भी बजट के बावजूद कछुआ गति से चल रहा है।
अल्मोड़ा दौरे पर आए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इस सड़क मार्ग की हालत काफ़ी ख़राब है। मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया है और सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं और अलग से 50 करोड़ की DPR बनाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिससे लोगों को बेहतर सड़क मार्ग की सुविधा मिल सके। अपने ठीक का जो हमारी खैरना वाली सड़क है, इसको अभी हम देखें तो जो खैरना तहसील है, तहसील के बाद से लेके ऑलमोस्ट क्वारब तक ही इसके हाल काफ़ी ख़राब हैं। इसमें 10 किलोमीटर में तो सड़क के चौड़ीकरण के फंड्स अवेलेबल हैं हमारे पास और योजना सैंक्शन है, उस पर काम चल रहा है, धीरे चल रहा है। मैंने कुछ दिन पहले इंस्पेक्शन किया था और तेज़ करने के निर्देश दिए थे। और कुछ पोर्शंस में जहाँ सैंक्शन नहीं है वहाँ पे रिपेयर्स के लिए NH ने लगभग 50 करोड़ की धनराशि मांगी है, उसको हम परसू कर रहे हैं कि वो जल्दी मिल जाए। और आगे जाके इसमें बड़ी DPR भी बन रही है, जिसमें कि जो ये बार बार टूटता है, ये जो स्लाइडिंग जोन है, इसको हम नदी के उस पार ले जाएं, ये नदी के दूसरी तरफ चला जाए, तो ये जो बार बार स्लाइडिंग वाली दिक्कत है, इससे भी निजात मिले। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। जय हिंद।